नमस्कार। वंदे मातरम। कक्षा 12 एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की हम बात कर रहे थे और राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति को हमने शुरू किया था। समकालीन विश्व राजनीति में थोड़ी सी शुरुआत में शीत युद्ध के दौर की चर्चा की और ये एनसीईआरटी के वर्तमान के 2025 के कोर्स में नहीं होने की वजह से उसको छोड़ा। उसके बाद हमने चर्चा की थी दो ध्रुवीय विश्व क्रांति, जिसके अंदर दो ध्रुव बने, एक अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। इन दो ध्रुवों में 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र शक्ति बन गया। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की बात होनी थी, लेकिन वर्तमान के सिलेबस से अमेरिका के वर्चस्व को भी हटा दिया गया था। तो हम उस पार्ट को छोड़ते हुए सीधे ही आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं वर्तमान के सिलेबस के हिसाब से सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों पर। ये वर्तमान के सिलेबस के हिसाब से दूसरा पार्ट है और एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से ये चौथा पार्ट है। शुरू करने से पहले आपको एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ। आप हिम्मत भरे व्यक्ति हो कि आपने नीचे हेडिंग लिखी हुई देखी थी कि ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का अध्याय है, फिर भी आप क्लिक करके इस वीडियो तक पहुँचे। मैं तब मानूंगा बहादुर व्यक्ति आपको कि जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे और इसके नोट्स बनाते हुए रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं इतना भरोसा दिला देता हूँ, पिछले 10 साल का अनुभव भी ये बताता है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ, उसको अगर ध्यानपूर्वक आप समझने की कोशिश करेंगे तो 2 एग्ज़ाम की मैं गारंटी लेता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। और दूसरी सीयूईटी के अंदर अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने किताब के एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, अगर हिम्मत है तो बढ़िया आगे और देखिए। आते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों पर। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये स्पष्ट हो गया कि विश्व राजनीति के अंदर अमेरिका है उसका वर्चस्व बना रहेगा, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी सर्वस्व हो जाएगी और सारी व्यवस्थाएं अमेरिका के नियंत्रण में रहेगी, यानी एक ध्रुवीय विश्व का उदय हो गया। उस समय सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में कुछ संगठन अस्तित्व में आए। आज हम 1990 के दशक के बाद किस तरीके से विश्व राजनीति के अंदर विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक केंद्रों का उदय होता है उसकी चर्चा करेंगे। और इस कोर्स के अंदर हमारा जो है यूरोपीय यूनियन की बात होगी, यूरोपीय यूनियन के साथ साथ हमारे आसियान की बात होगी और आसियान के साथ साथ चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की बात करेंगे। ये 3 बिंदु है इस अध्याय के पूरे। थोड़ा सा अध्याय लंबा खींचेगा, हिम्मत रखना। इस तरीके से डायग्राम बना लेगा तो मैं शॉर्ट में याद हो जाएगा। और क्विज है इसकी, वो सारी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, वहाँ जाके अटेंड कर लीजिए। कम से कम 400 के समथिंग क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं। अब पढ़ना वो तो आपकी बात है। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 चीज़ों की चर्चा करेंगे। यूरोपीय यूनियन संगठन की बात करेंगे, आसियान की बात करेंगे और चीनी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। जब तक ये अमेरिका और सोवियत संघ आपस में झगड़ रहे थे, उस समय विश्व राजनीति के अंदर शक्ति का जो निर्धारक तत्व था वो पावर था, शक्ति था। कि कोई भी देश शक्तिशाली कैसे होगा? कोई भी देश शक्तिशाली जब होगा जब उसके पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति हो, बहुत बड़ा पावर हो। लेकिन एक ध्रुवीय विश्व के बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब जो शक्ति है वो राजनीति के केंद्र में नहीं रहने वाला है, सैन्य शक्ति है वो राजनीति के केंद्र में नहीं रहने वाला है। अब उदय होने वाला है आर्थिक शक्ति का, और आर्थिक शक्ति के रूप में इस अध्याय में हम जिन भी संगठनों की बात करेंगे, हम चाहे आसियान की बात करें, चाहे हम ईयू की बात करें या चीनी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो ये सारे आर्थिक व्यवस्था है। अब राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो अर्थव्यवस्था हो जाता है, आर्थिक तत्व प्रमुख हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने क्यों, जिनको हम क्षेत्रीय संगठन भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र विशेष के अंदर इन संगठनों ने मजबूत अर्थव्यवस्था की स्थापना की। तो क्षेत्रीय संगठन बनने का उद्देश्य क्या है, ये क्षेत्रीय संगठन क्यों बने? पहली बात यह है कि बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपने अपने स्तर पर दुश्मनियां चल रही थी, आपसी विवाद चल रहे थे, सीमा रेखाओं को लेकर के विवाद थे, व्यापार को लेकर के विवाद थे। तो उन्होंने अपनी पुरानी जो भी दुश्मनियां थी उनको भुला दो, पुरानी दुश्मनियों को भुला करके अपने स्तर की जो कमजोरियां हैं, जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय स्तर पर ढूंढा जाए।
ये चाहते थे कि अपनी जो भी क्षेत्र विशेष की पुरानी दुश्मनियां उनको छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर जो भी अपने क्षेत्र विशेष की समस्या है उन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करके उन समस्याओं का समाधान है वो अपने स्तर पर ही ढूंढा जाए। इसके लिए इन्होंने क्षेत्रीय संगठन बनाए, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने। दूसरा, ये सभी चाहते थे कि अपने क्षेत्रों के अंदर शांतिपूर्ण सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित की जाए। देखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना है तो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस देश क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित हो। लड़ाई झगड़े विवाद टकराव इन चीज़ों की वजह से अर्थव्यवस्था कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इन्होंने अपने क्षेत्रों के अंदर शांतिपूर्ण सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था, सहकारी का मतलब होता है एक सब के लिए और सब एक के लिए, यानी मिल करके सहकारिता की भावना से क्या करना है, उनको अपनी क्षेत्रीय व्यवस्था को विकसित करना है। सहयोग का रास्ता अपना करके अपने क्षेत्रीय व्यवस्था को विकसित करना है। तीसरा, अपने क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं का विकास करना। जब अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो सामाजिक व्यवस्था में सुधार होगा, सांस्कृतिक व्यवस्था में सुधार होगा। तो ये अपने अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने क्या बनाए, क्षेत्रीय संगठन बनाए। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बनना शुरू हो जाते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में हम सबसे पहले आते हैं यूरोपीय यूनियन EU पर। यूरोप का बहुत बड़ा ये संगठन है। यूरोपीय यूनियन का जो उद्भव होता है वो मार्शल योजना 1948 के तहत इसका उद्भव होता है। मार्शल योजना को कई बार पूछा गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी इसकी चर्चाएं हुई है। 1948 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन मार्शल ने यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए एक योजना बनाते हैं और ये योजना किस नाम से जानी जाती है, मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है, जो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए दी जाती है। मतलब ये साम्यवादी पूंजीवादी ढांचे के अंदर डाल रहे हैं। तो इस मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, एक संगठन बन गया। जब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना तो यूरोप के अंदर विभिन्न देशों के मध्य किसकी शुरुआत हो गई, आर्थिक सहयोग की है वो शुरुआत हो गई। 1949 के अंदर यूरोपीय परिषद की स्थापना हो गई और जैसे यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई इन यूरोपीय देशों के मध्य राजनीतिक सहयोग की शुरुआत हो गई। ये राजनीतिक सहयोग भी करना शुरू हो गए। 1951 में यूरोप के 6 देशों ने मिलकर के पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए। ये 6 देश कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड। इन 6 देशों ने मिलकर के पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए और इस पेरिस संधि के द्वारा यूरोपीय कोयला एवं इस्पात संगठन की स्थापना हुई। मतलब आर्थिक दिशा के अंदर ये और मजबूती से आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इन्हीं 6 देशों ने 1957 में मिले। कब मिले? 1957 में। और यही 6 देश, 6 कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड। इन्हीं 6 देशों ने मिलकर के 2 संगठनों की स्थापना की। एक संगठन था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, नाम से स्पष्ट है कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेगा, और एक था यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। इन 2 संगठनों की स्थापना 1957 में हुई। इन्हीं 6 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। 1979 के अंदर यूरोपीय पार्लियामेंट के लिए प्रथम बार प्रत्येक चुनाव हो गए और ये एक राजनीतिक संगठन के रूप में सामने आ गया, राजनीतिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ा। 1985 के अंदर इन यूरोपीय देशों के मध्य एक संधि हुई और जिसका नाम था सांगेन संधि। और ये सांगेन संधि के द्वारा यूरोपीय देशों के मध्य जो सीमा नियंत्रण था वो सीमा नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। अब वो मुक्त रूप से एक दूसरे में आ सकते हैं और एक दूसरे देश में जा सकते हैं। सीमा नियंत्रण को सांगेन संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये सांगेन संधि वाला कई बार पूछा गया, इसको विशेष ध्यान रखना है। आखिरकार 1952 में मोस्ट्रिट संधि पर हस्ताक्षर हुए। 1992 में मोस्ट्रिट संधि पर हस्ताक्षर हुए और एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन के रूप में यूरोपीय यूनियन हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ी और अंतिम में यूरोपीय यूनियन के रूप में एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन हमारे सामने आया। इसके वर्तमान में सदस्य देशों और ध्वज की बात करें,
यूरोपीय यूनियन के 28 सदस्य देश थे, लेकिन 2019 में एक जनमत संग्रह के द्वारा ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। और ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों की संख्या है वो घट करके कितनी रह गई है, 27 रह गई है। वर्तमान में यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। यूरोपीय यूनियन के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों देश यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश थे, लेकिन ब्रिटेन के बाहर होने के बाद वर्तमान में जो फ्रांस है वो यूरोपीय यूनियन का एकमात्र देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। 2012 के अंदर यूरोपीय यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा भी गया है। 2012 के अंदर इसी संगठन यूरोपीय यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यूरोपीय यूनियन का ध्वज है वो सोने के 12 सितारों का एक घेरा है, जिसके अंदर कुल सितारों की संख्या 12 है। और इस 12 की संख्या को यूरोप के अंदर एकता, पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो यहाँ सोने के रंग के 12 सितारों का एक घेरा है जो यूरोपीय यूनियन का ध्वज है। अगर यूरोपीय यूनियन के स्वरूप की चर्चा करें, जब 1990 के दशक के बाद की बात करें तो विश्व राजनीति के अंदर शक्ति का निर्धारक तत्व आर्थिक हो रहा है। और आर्थिक तत्वों के बाद जितने भी संगठन बनते हैं वो आर्थिक संगठन ही बनते हैं अधिकांश। तो ये यूरोपीय यूनियन मुख्यतः एक आर्थिक संगठन है, लेकिन ये आर्थिक के साथ साथ अपने राजनीतिक स्वरूप को भी लेकर के चलता है। तो यूरोपीय यूनियन के स्वरूप को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक हम यूरोपीय यूनियन को आर्थिक बांट देते हैं और एक हम राजनीतिक संगठन की भांति चर्चा कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन के आर्थिक प्रभाव की बात करें तो 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, यानी अमेरिका से भी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। और इसका जो घरेलू उत्पाद था वो 12,000 अरब डॉलर के समथिंग था, बहुत ही अधिक था। विश्व व्यापार के अंदर अगर हम ईयू की भागीदारी की बात करें तो ये अमेरिका से 3 गुना अधिक भागीदारी रखता है, यानी अमेरिका से भी 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में अमेरिका प्रथम है, लेकिन अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है, अमेरिका के बाद ये प्रथम नंबर पर आता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों के अंदर ये ईयू है वो एक दबाव समूह के रूप में कार्य करता है, एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। अगर हम इसके राजनीतिक स्वरूप की बात करें तो ये एक राष्ट्र राज्य की भांति कार्य करता है। इसका अपना ध्वज है जिसकी अपन ने अभी चर्चा की, सोने के सितारों का एक घेरा है जिसमें 12 सितारे और 12 की संख्या को पवित्र माना जाता है। इसका अपना गीत है, इसका अपना एक स्थापना दिवस है। तो ये एक राष्ट्र राज्य की भांति कार्य कर रहा है। इसकी अपनी एक मुद्रा है, यूरो मुद्रा को ये अपनाए हुए है। विदेश नीति के मामले में ये एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, आंतरिक मामलों में ये एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जो राजनीतिक और आर्थिक दिशा के अंदर सहयोग कर रहा है। ये तो बात थी इसके स्वरूप की। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन एक बहुत ही मजबूत संगठन है, कुछ आंतरिक मतभेद भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आंतरिक मतभेदों की बात करें तो सबकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति दोनों अलग अलग है, और कई बार सुरक्षा नीति और विदेश नीति अलग होने की वजह से इनमें आपसी मतभेद भी देखने को मिलता है। जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तो उस समय ब्रिटेन इसके पक्ष में था, लेकिन फ्रांस है वो इसके पक्ष में नहीं था, इटली भी इसके पक्ष में नहीं था। तो कई बार इनकी विदेश नीति और सुरक्षा नीति अलग होने की वजह से आपसी मतभेद भी देखने को मिलता है। दूसरी बात, इस संगठन के अंदर यूरोपीय यूनियन के अंदर जो भी सदस्य ज़्यादा मिले हैं, शामिल हुए हैं, वो अधिकांश सदस्य साम्यवादी गुट के सदस्य रहे हैं। और यूरो मुद्रा को लेकर के आपसी मतभेद देखने को मिलता है। डेनमार्क और स्वीडन ऐसे 2 देश रहे हैं जो ये पूंजीवादी गठबंधन के देश है, और ये यूरो मुद्रा को इन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया। तो थोड़ा बहुत इसका आंतरिक मतभेद देखने को मिलता है,
लेकिन अगर सरसरे तौर से पूरा देखा जाए तो एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है और यूरोप के अंदर ये केंद्रीय भूमिका निभाता है और वर्तमान में एक प्रभावशाली संगठन के रूप में कार्य करता है। तो एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड के अंदर, बड़े वाले क्वेश्चनों का ध्यान रखें। इसके उद्भव की चर्चा हो सकती है और इसके स्वरूप की चर्चा हो सकती है। छोटे वाले क्वेश्चन तो सारे ही आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं आगे आसियान की ओर। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। आसियान का नाम कई बार बोर्ड परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। आसियान का पूरा नाम लिखिए या आसियान के फुल फॉर्म लिखिए, इसको शॉर्ट के अंदर आसियान लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? इसको आसियान लिख दिया जाता है। 12वीं क्लास के जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं इनको कई बार आसियान का पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो आसियान के इस पूरे नाम को याद कर लीजिए। जिस तरीके से ईयू की स्थापना हुई थी, यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई थी, अपन ने अध्याय शुरू किया था उससे पहले भी ये बता दिया था कि इस अध्याय के अंदर हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में जो आर्थिक संगठन अस्तित्व में आ रहे हैं उन आर्थिक संगठनों की बात करेंगे और उसी तरीके से ये भी एक आर्थिक संगठन है। आसियान की स्थापना दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर होती, नाम से स्पष्ट हो गया। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के 5 देशों ने मिल करके 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसकी स्थापना हुई। आसियान का वर्तमान में जो मुख्यालय है ये जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। आसियान के सदस्य देशों के नाम कई बार पूछे जाते हैं और ऐसे भी पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में निम्न में से कौन सा नहीं है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर इनमें से पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं, या ऐसा कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपका बन सकता है, या रिक्त स्थान वाला बन सकता है, या आपका शॉर्ट आंसर वाला भी बन सकता है। तो आसियान के 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये जो 5 देश है ये 5 देश आसियान के संस्थापक सदस्य देश कहलाते हैं। आसियान के संस्थापक सदस्य देश कहलाते हैं ये 5 देश। याद करने का एक शॉर्ट तरीका ये भी है कि इंडोनेशिया को आई से दिखा दो, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, तो इसको आई एम फर्स्ट के नाम से भी आप जान सकते हो, तो ऐसे थोड़ा सा इजीली याद हो जाएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, आई एम फर्स्ट, इस हिसाब से भी आप याद कर लेते हो। 5 ये संस्थापक सदस्य हैं और 5 ये अन्य सदस्य हैं, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार। तो इसके कुल 10 सदस्य देश है। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10 सदस्य देशों की संख्या, और इसमें से जो प्रारंभिक 5 सदस्य देश है वो इसके संस्थापक सदस्य देश माने जाते हैं। इन 10 सदस्यों में से ये जो 2 देश है थाईलैंड और सिंगापुर, इन थाईलैंड और सिंगापुर 2 सदस्य देशों ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे। मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे। किन 2 देशों ने? सिंगापुर और थाईलैंड ने भारत से मुक्त व्यापार समझौते के साथ हस्ताक्षर कर रखे। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 1991 में भारत ने जब से पूर्व की और चलो नीति अपनाई है, उसके बाद से चीन के साथ और इस आसियान सदस्य देशों के साथ हमारे संबंधों में मजबूती प्राप्त और बढ़ोतरी हुई है। इसलिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के ये जो देश है ये भारत को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करते हैं। आइए आसियान के उद्देश्य के बारे में बात कर लें। हमने शुरुआत से पहले ही कहा कि आसियान एक आर्थिक संगठन है, मुख्य तौर से ये आर्थिक संगठन है। आर्थिक विकास के लिए इसका गठन किया गया है। जब आर्थिक विकास होगा तो इसके साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित रहे, यानी इस क्षेत्र के अंदर किसकी स्थापना होनी चाहिए? शांति व्यवस्था की, क्योंकि व्यापार वाणिज्य जैसी गतिविधियां शांत क्षेत्र के अंदर ही पनपती है। तो इन उद्देश्यों को लेकर के मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? आर्थिक विकास, और इसके साथ साथ किसको बढ़ावा देगा? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगा और अपने क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था की स्थापना करेगा। इन उद्देश्यों को लेकर के स्थापना हुई है।
आसियान का अपना एक ध्वज है, हालांकि ये यूरोपीय यूनियन की भांति राष्ट्र राज्य की तरह कार्य नहीं करता है। ये एक 10 देशों का समूह है। इसका अपना एक ध्वज है। धान की 10 बालियां हैं। ये धान की 10 बालियां आपस में धागे से बंधी हुई है। ये धान की 10 बालियां दक्षिण एशिया के आसियान के 10 देशों को इंगित करती है, और ये आपस में जो बंधी हुई है अब वो एकता का प्रतीक है। यानी ये 10 देश 10 धान की बालियां हैं जो 10 देशों को इंगित करती है, और जो आपस में बंधी हुई है वो एकता का प्रतीक है। इसके सिवाय आसियान शैली, आसियान ने यूरोपीय यूनियन से अलग जाकर के एक आपसी सहयोग और बातचीत का तरीका अपनाया। यानी उनको एक संविधान, एक ध्वज, एक मुद्रा, इस तरीके से राष्ट्र राज्य की भांति बांधने का कार्य नहीं किया। इन्होंने अनौपचारिक संबंधों पर जोर दिया। तो इन्होंने अनौपचारिक टकराव रही थी, यानी आपस में टकराव नहीं होना चाहिए और विभिन्न देश आपस में एक दूसरे का क्या करे, सहयोग करे। तो ये सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो रास्ता अपनाया है, इसी रास्ते को आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। बोर्ड एग्जाम का ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन रहा है। कई बार पूछा जाता है कि आसियान शैली क्या है। तो इन्होंने यूरोपीय यूनियन से अलग एक अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो रास्ता अपनाया है, इसी रास्ते को हम किस नाम से जानते हैं? आसियान शैली के नाम से जानते हैं। आसियान ने 2003 में अपने 3 आधार स्वीकार किए, यानी 3 उद्देश्य तय किए हैं। इन्हीं 3 उद्देश्यों के आधार पर आसियान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जिसने पहला आधार तैयार किया है वो क्या है? आर्थिक समुदाय। संगठन मुख्यतः आर्थिक है, तो आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास के लिए क्या करता है? सामूहिक बाजार, साझा बाजार की स्थापना करता है, उत्पादन आधार तैयार करता है, और विभिन्न देशों के अंदर, चाहे वो आसियान के है या नहीं है, उन देशों के अंदर निवेश, श्रम, पूंजी और तकनीकी के निर्बाध प्रभाव पर जोर देता है कि इन देशों के अंदर बिना कोई रोक टोक के निवेश किया जाए, श्रम का आयात निर्यात हो, पूंजी का निवेश हो, तकनीकी का आदान प्रदान हो। इस तरीके की गतिविधियां आसियान है वो अपने आर्थिक विकास के लिए अपनाता है। आसियान का दूसरा जो आधार है वो है सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय की स्थापना इसलिए की कि आर्थिक गतिविधियां हमेशा जहां शांत क्षेत्र होगा वहीं पनपेगी, वरना पनपेगी नहीं। तो आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है आसियान के सदस्य देशों के मध्य जो भी सैन्य टकराव, विवाद है, उन विवादों को सैन्य टकरावों तक नहीं ले जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी नहीं जाए, और ये विवाद, लड़ाई और झगड़ों में सैन्य टकरावों तक नहीं ले जाए। इस सहमति पर आधारित ये समुदाय है। 2003 में आसियान के सदस्य देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, और जिनके द्वारा उन्होंने ये तय किया कि इस क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहेगी, विभिन्न सदस्य देशों के मध्य सहयोग किया जाएगा, निष्पक्ष होंगे और एक दूसरे के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके प्रति 2003 के अंदर इन्होंने वचनबद्धता जाहिर की कि हम इन उद्देश्यों को लेकर के चलेंगे। आसियान के सदस्य देशों के मध्य आपसी सहयोग हो, इसके लिए उन्होंने 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। पिछले बार के बोर्ड एग्जाम सवाल के अंदर आसियान क्षेत्रीय मंच का क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सन पूछा गया था कब हुई थी। तो 1994 में आसियान के सदस्य देशों के मध्य सहयोग और सुरक्षा के लिए आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। 2003 में आसियान ने तीसरा जो अपना आधार स्तंभ स्वीकार किया है वो है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय आसियान के विभिन्न सदस्यों के मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, और इन्होंने आपसी सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए जो नीति अपनाई है वो परामर्श एवं बातचीत का रास्ता अपनाया है कि विभिन्न सदस्य देशों के मध्य अगर हमें सहयोग करना है तो आपसी परामर्श, निरंतर परामर्श होना चाहिए, और समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से ढूंढा जाना चाहिए। 2020 में आसियान ने एक विजन तय किया, आसियान विजन 2020, और जिसके अंदर उन्होंने कुछ उद्देश्य तय किए कि आसियान अपने इस लक्ष्यों, उद्देश्यों और इस योजना के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। आसियान विजन वाला क्वेश्चन है वो इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए जो 12वीं बोर्ड के अंदर बैठ रहे हैं और जो लिखेंगे उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट मान लो, क्योंकि काफ़ी टाइम से क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया है। आसियान विजन 2020 के अंदर उन्होंने ये तय किया पहला कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आसियान है वो अपनी बहिर्मुखी भूमिका को स्वीकार करे। बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी जाएगी, मतलब वो अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे,
और सिर्फ एक क्षेत्र तक नहीं रहे, ये बहिर्मुखी भूमिका को स्वीकार किया गया और ये तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आसियान है वो बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता देगा। दूसरा, इन्होंने ये तय किया कि टकराव की जगह समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से ढूंढा जाएगा, बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढा जाएगा। हालांकि आसियान शैली से हमको स्पष्ट हो गया कि किसी भी विवादों को सैन्य टकरावों तक नहीं ले जा रहा है और अपने क्षेत्र की जो भी समस्या है और अपने क्षेत्र के जो भी विवाद है उन विवादों को ये अपने स्तर पर ही समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। इन्होंने यह तय किया कि आसियान सहयोग के लिए नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन करेगा और वर्तमान में 1999 से आसियान के सदस्य और सहभागी देश है वो नियमित रूप से वार्षिक बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। ये 2020 के अंदर आसियान ने अपने लक्ष्य तय किए। आसियान की मौजूदा शक्ति का जो आधार है, वर्तमान में जो आसियान पावरफुल है, इसका पहला आधार ये है कि विभिन्न सदस्य देशों के बीच या सहभागी देश है उनके मध्य निरंतर संवाद और परामर्श की नीति को स्वीकार किए हुए, चाहे क्षेत्रीय संगठन हो, चाहे सदस्य देश हो, चाहे सहभागी देश हो। इन विभिन्न देशों के मध्य किसको स्वीकार कर रहा है, निरंतर संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए और कोई भी निर्णय लिए जाए तो वो परामर्श के द्वारा निर्णय लिए जाने चाहिए, जिसकी हमने आसियान शैली में भी चर्चा की है। इसकी आर्थिक शक्ति का आधार यह है कि वो भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित हो रहे देशों के अंदर बहुत सारा निवेश किया है और इन देशों के साथ इनका व्यापार चल रहा है, तो निवेश और व्यापार की दृष्टि से ये मौजूदा शक्ति बना हुआ है। इस तरीके से इस अध्याय के 2 संगठनों की बात हो गई, यूरोपीय यूनियन की बात हो गई और आसियान की बात हो गई। आगे बढ़ते हम चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान की। यूरोपीय यूनियन, आसियान और उसके बाद हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की बात कर रहे हैं। अगर हम दक्षिणी एशिया के अंदर शक्तिशाली देशों की बात करते हैं तो भारत और चीन का नाम सबसे पहले आता है। अब इसमें हम प्रयास करते हैं कि किस तरीके से चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का उत्थान किया। 1949 के अंदर चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति होती है और 1949 में ये जो साम्यवादी क्रांति होती है, माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी ढांचे के अंदर डालने की कोशिश करता है। 1949 में चीन की स्वतंत्रता के बाद 1949 में चीन एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय होता है और ये अर्थव्यवस्था को स्वीकार करता है। भारत दक्षिणी एशिया के अंदर चीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम देश है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत की है वो साम्यवादी ढांचे पर अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि इस समय विश्व के अंदर 2 अर्थव्यवस्थाएं सबसे प्रमुख है। अमेरिका पूंजीवाद को लेकर के आगे बढ़ रहा है तो चीन साम्यवाद को लेकर के आगे बढ़ रहा है। 1969 के अंदर जब इसकी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी तो प्रारंभ में चीन के साथ सोवियत संघ और चीन के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन 1969 में एक भूमि के छोटे से टुकड़े को लेकर के सोवियत संघ और चीन दोनों में विवाद हुआ और इसके बाद चीन है वो स्वतंत्र रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाता है, किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार करता है, इस बात की चर्चा करते हैं। सोवियत संघ ने जब सुधारों का निर्णय हुआ और उसने अचानक अपनी अर्थव्यवस्था को बदला, शॉक थेरेपी का जो सिद्धांत था वो अपनाया, लेकिन इसके विपरीत चीन अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन करता है वो धीरे धीरे परिवर्तनों को अपनाता है, क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन अपनाता है। क्योंकि सोवियत संघ ने जब अचानक परिवर्तनों को स्वीकार किया तो उसकी अर्थव्यवस्था टूट गई, लेकिन इसके विपरीत चीन अपनी अर्थव्यवस्था है वो उनको क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के अंदर परिवर्तन करता है। चीन सर्वप्रथम 1972 के अंदर अपने एकांतवास को समाप्त कर देता है और दूसरे देशों के साथ संबंधों की शुरुआत करता है। वो अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की शुरुआत करता है। यानी इस कहने का मतलब ये है कि अब वो साम्यवाद से धीरे धीरे पूंजीवादी ढांचे की ओर ढल रहा है, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है और 1972 के अंदर वो अमेरिका से अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंध कायम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, पूंजीवाद की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। 1973 के अंदर चीन ने अपने आधुनिकीकरण के लिए 4 प्रस्ताव रखे। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने ही 4 प्रस्ताव लाए, जिसमें उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान और तकनीकी, इन 4 क्षेत्रों के अंदर आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। यहीं से चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाती है
1978 के अंदर डेंग सियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ओपन डोर की नीति स्वीकार कर लेता है, यानी खुले द्वार की नीति स्वीकार कर लेता है। और इसके बाद जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो दौड़ पड़ती है, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। ओपन डोर के बारे में कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, तो इसको नोट डाल करके आप ध्यान रख लें। 1982 के अंदर चीन खेती का निजीकरण करता है और कृषि उत्पादों, और जब इस निजीकरण करता है तो उसके बाद कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय के अंदर अचानक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो तेज गति से आगे बढ़ती है। 1998 में जाकर के चीन उद्योगों का निजीकरण करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की स्थापना करता है। जिस उत्पादन के लिए जिस क्षेत्र विशेष के अंदर उत्पादन अधिक हो रहा है उन क्षेत्रों को विशेष उत्पादन का दर्जा दे रहा है, और वो सेज की स्थापना करता है, जिसके द्वारा बहुत ही अधिक उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और एफडीआई निवेश का यह आकर्षक केंद्र बन जाता है। बहुत सारे दूसरे देश और बहुत सारे देशों की कंपनियां हैं वो आकर के चीन के अंदर निवेश करती है। 2001 के अंदर चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बन जाता है और विश्व व्यापार के जो वैश्विक नियम हैं उन वैश्विक नियमों को चीन है वो स्वीकार कर लेता है और अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन आने वाले कुछ ही समय के अंदर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऐसा एक अनुमान है। बहुत ही तेज गति से चीनी अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है। दक्षिणी एशिया के अंदर भारत और चीन तो बहुत ही शक्तिशाली देश है और दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। तो भारत और चीन के संबंधों की शुरुआत करें। हालांकि आप स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब के अंदर इसके विस्तृत चर्चा हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी कॉमन चर्चा हम इसके अंदर कर लें, जिनके फैक्ट है वो थोड़े से आप याद रख लेना। 1949 के अंदर माओ सेतुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है और साम्यवादी क्रांति के बाद चीन स्वतंत्र होता है। और जैसे ही चीन स्वतंत्र होता है तो चीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाले देशों के अंदर भारत प्रथम स्थान पर आता है। 1954 के अंदर भारत और चीन दोनों के मध्य एक अहम पंचशील समझौता होता है। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता होता है और ये पंचशील समझौता भारत की विदेश नीति का आधार माना जाता है और भारत और चीन के संबंधों का जो चरम शिखर है वो माना जाता है, जिसके 5 सिद्धांत है। इस समय हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे लगाए गए और दोनों के देशों के संबंध बहुत ही अच्छे रहे। 1950 में आते आते भारत और चीन के मध्य धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगते हैं। भारत और चीन के मध्य एक स्वतंत्र देश था जिसका नाम था तिब्बत। वो धर्म अनुयायियों का देश था, शांति प्रिय लोग थे और 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। और जैसे ही उसने तिब्बत पर अधिकार किया तो चीन की सीमा रेखा है वो भारत से लगने लग गई और इन सीमा रेखा पर चीन की जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। इन सीमा रेखा पर बस्तियां बसाने को लेकर दोनों देशों के मध्य विवाद है वो धीरे धीरे उभर करके सामने आने लग जाते हैं। 1959 में तिब्बत के जो राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख है दलाई लामा, इन दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे दी। जैसे ही दलाई लामा को भारत में राजनीतिक शरण दी तो चीन ने सीधे से ही अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप भारत पर लगा दिया। 1962 में इन सारे विवादों को लेकर के दोनों आपस में लड़ पड़े। बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई हुई। भारत को पहली बार झुकना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा और इस 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के आपसी संबंध है वो बिल्कुल कट गए। 1976 तक दोनों देशों के जो संबंध है वो आपस में कटे रहे। कोई शिखर वार्ताओं का आयोजन नहीं हुआ, बिल्कुल संबंध विच्छेद रहे। लेकिन 1981 के बाद वार्ताओं का दौर फिर से शुरू हुआ। 1988 के अंदर राजीव गांधी जो भारत के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने पहली बार चीन की यात्रा की और संबंधों की वापस शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे दोनों देशों के संबंध बढ़ते हैं। अगर हम वर्तमान संबंधों की बात करें भारत और चीन के मध्य, तो दोनों के संबंधों का जो मुख्य आधार है वो है आर्थिक हित। दोनों चीन को एक बहुत बड़े बाजार की तलाश है और अपने उपलब्ध सामान को बेच सके और बाजार के रूप में भारत उसके सामने एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो दोनों देशों के वर्तमान में जो संबंध है वो आर्थिक हित पर टिके हुए हैं। ठीक है, अच्छे हैं, कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े विवाद जैसा भी कुछ नहीं है।
आगे आते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों पर हमारी चर्चा चल रही थी। अगर भारत और चीन दोनों अर्थव्यवस्था एक हो जाए और ये दोनों एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत आधारित क्वेश्चन है कि अगर भारत और चीन दोनों देश मिल जाएं और एक ध्रुवीय व्यवस्था के अंदर अमेरिका जो विश्व के सर्वोच्च शिखर पर बना हुआ है, क्या वो अमेरिका को और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं या नहीं। पहली बात यह है कि एशिया महाद्वीप के अंदर दोनों देशों की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं और दोनों देशों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षी होने की वजह से इन दोनों का आपस में एक दूसरे का सहयोग करना मुझे संभव नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर कुछ समय के लिए सोच लिया जाए कि दोनों देश मिल करके एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं या नहीं, तो मेरा कहना यह होगा कि वो चुनौती दे सकते हैं। कारण ये है कि दक्षिणी एशिया के अंदर दोनों देश शक्तिशाली और दोनों देश साधन संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न है, दोनों की अर्थव्यवस्था बहुत अधिक मजबूत है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। दूसरी बात, दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं वो तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है और इस कदर ये आगे बढ़ती रही और दोनों मिलकर के अगर एक दूसरे का सहयोग करें तो एक ध्रुवीय व्यवस्था को आसानी के साथ चुनौती दे सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान और संचार प्रौद्योगिकी के मामलों में देखा जाए तो ये दोनों देश बहुत आगे हैं, दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अगर ये मिल करके चाहें तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। अगर हम विशाल जनसंख्या की बात करें, दोनों देशों के पास, चीन विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, दूसरा भारत है, तो अब विशाल जनसंख्या वाले देश है तो ये विश्व के अंदर सबसे सस्ता श्रम उपलब्ध करवा सकता है और जिनके द्वारा बहुत अधिक उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। अगर ये दोनों देश मिल जाएं तो आराम से ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। तो हमारा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र वाला अध्याय था जिसके अंदर हमारे मुख्य थे 3 टॉपिक थे। यूरोपीय यूनियन की बात की हमने, उसके बाद हमने आसियान की बात की और उसके बाद हम चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान की बात की और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। इन टॉपिक जो चल रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं कमल क्लासेस के एप्लीकेशन के अंदर CUET नाम से और वर्तमान बोर्ड का जो सिलेबस है उसके नाम से 2 कोर्स क्रिएट कर रखे हैं। आप आराम से जा कर के उनको मिला सकते हैं। कमल क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए और आराम से जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं मिलाइए। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है क्लास के भीतर या मैंने जो एप्लीकेशन में या टेलीग्राम में क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से कुछ भी आपका बाहर जाने वाला नहीं है। बस पढ़ने वाला विद्यार्थी होना चाहिए, जी जान से मेहनत लगा करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।